तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों चौहान वंश जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अजमेर के चौहान में पढ़ा चुका हूं और चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, इसके साथ साथ सिरोही के चौहान और कोटा और बूंदी के चौहान भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोटा बूंदी के चौहान भी आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपका रणथंभौर का चौहान बचेगा, जिसको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। शाम को एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके रणथंभौर के चौहान कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम है, अभी आरएस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका दोस्तों अभी रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, जेल प्रेरी का पेपर होने वाला है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनसे भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम नाडोल के चौहान वंश से कंटिन्यू करेंगे। अजमेर के चौहान हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाडोल के चौहान वंश के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे शाकंभरी के चौहानों के बाद कौन सा आपका चौहान राज्य आता है, तो ये आपका नाडोल आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण चौहान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? लक्ष्मण चौहान के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कब की गई? तो 960 ईस्वी में की गई। और ये लक्ष्मण चौहान जो है आपका दोस्तों, ये शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? वाघपति राज का पुत्र था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वाघपति राज कौन था? तो ये शाकंभरी नरेश चौहान था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नाडोल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण चौहान हो जाएंगे। 960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखिए, नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया। तो ये बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जो है दोस्तों, इसके द्वारा मेवाड़ नरेश सामंत सिंह को पराजित किया गया था। किसको पराजित किया गया था? सामंत सिंह को पराजित किया गया था और मेवाड़ को अपने अधीन लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सवाल पूछा जाएगा आपसे, सामंत सिंह को किसके द्वारा पराजित किया गया था, जो कि आपका मेवाड़ नरेश था? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। ये सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है और फिर से पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। और लक्ष्मण चौहान आपको ध्यान रखना है, 960 ध्यान रखना है, वाघपति राज का पुत्र था। अब आगे देखिए, बाद में नाडोल के जो चौहान वंश थे उनको जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। तो बाद में नाडोल के जो चौहान थे ये आपके जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जालोर के चौहान। तो नाडोल के चौहान से रिलेटेड इतना ही आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, जालोर के चौहान। जालोर के चौहान वंश की स्थापना जो है दोस्तों, ये कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई। और ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, कानड़ देव आंसर लगा देते हैं, तो उनका सवाल गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो ये कीर्तिपाल चौहान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1181 ईस्वी में हुई थी। यानी कि जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि बेसिक सा सवाल ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कीर्तिपाल चौहान जो था दोस्तों, इसने जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कीर्तिपाल चौहान ने जालोर किन से छीना था, तो परमारों से छीना था। ये बात आपको ध्यान रखनी, किन से छीना था? परमारों से छीना था। तो परमारों से छीनकर इसने अपने अधिकार में ले लिया था जालोर को। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। वह किले का नाम क्या मिलता है? सुवर्णगिरी मिलता है। तो ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जालोर का नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और किले का नाम क्या मिलता है? सुवर्णगिरी मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर का जो किला है उसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? सुवर्णगिरी। तो जालोर का जो किला है उसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, यहाँ पर स है, यहाँ पर सु है। तो सुवर्णगिरी जो है यह जालोर के किले को कहा जाता है, जबकि स्वर्णगिरी आपके जैसलमेर के किले को कहा जाता है। और जालोर का नाम क्या है? जबालीपुर। ये आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, सोनगढ़ पर्वत से ही इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान पड़ा। तो यहाँ पर सोनगढ़ पर्वत है, उसी से इसका नाम पड़ा है सोनगरा चौहान। अब आगे देखिए दोस्तों, चाचिक देव। एक शासक आता है इनका चाचिक देव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है, तो ध्यान रखना है। नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन था। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन कौन था, तो ये आपका चाचिक देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? चाचिक देव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर भी दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है
चौहान का ऐसा कौन सा शासक था जिसके ऊपर दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, चाचिक देव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन था और इसके ऊपर किसी भी सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया। अब आगे देखिए दोस्तों, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वो कीर्तिपाल चौहान है। कानड़देव चौहान का जो शासनकाल है वो 1305 से लेकर 1311 ईस्वी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1305 से लेकर कितना हो जाएगा, 1311 ईस्वी हो जाएगा। और ये एग्जामिनर पूछता है दोस्तों। आगे देखिए, कानड़देव प्रबंध एक ग्रंथ है दोस्तों। कानड़देव प्रबंध एक ग्रंथ है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। और पद्मनाभ जो था दोस्तों, ये जालोर के शासक अक्खेराज का दरबारी कवि था। तो ये जालोर के शासक अक्खेराज का दरबारी कवि था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको अखेराज या अखेराज कुछ भी देखने को मिल सकता है और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पद्मनाभ जो था दोस्तों, ये जालोर के किस शासक के दरबार में था, तो ये आपके कानड़देव चौहान के दरबार में नहीं था दोस्तों, ये अखेराज के दरबार में था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये एग्जाम में पूछा जाएगा पद्मनाभ किसके दरबार में था, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, कानड़देव आंसर करेंगे, जबकि राइट आंसर क्या होगा, अखेराज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कानड़देव प्रबंध किसने लिखी, पद्मनाभ ने लिखी और जालोर के शासक अखेराज के दरबार में था। के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए रास्ता मांगा, लेकिन कानड़देव ने मना कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन कानड़देव ने मना कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर युद्ध हुआ था, इसका मानना तो ये है। लेकिन मुनोद नैन्सी के अनुसार कुछ और है। मुनोद नैन्सी ने कहा कानड़देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया तो अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव को शादी करने के लिए कहा, परंतु वीरमदेव ने मना कर दिया। तो अलाउद्दीन की पुत्री थी दोस्तों, जिसका नाम क्या था, फिरोजा। उसने वीरमदेव से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। वीरमदेव कहाँ का हो जाएगा, आपका कानड़देव का पुत्र हो जाएगा, यानी जालोर का ये आपका पुत्र हो जाएगा कानड़देव का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुनोद नैन्सी क्या कहते हैं कि वीरमदेव जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया तो फिरोजा को पसंद आ गया और उसने प्रपोज किया वीरमदेव को, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो भाई मना कैसे कर दिया, युद्ध हो गया। तो इस तरीके से कानड़देव प्रबंध की ये कहानी है, ये आपको ध्यान रखनी वीरमदेव की। तो ये मुनोद नैन्सी के अनुसार है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पद्मनाभ के अनुसार क्या है, यानी कानड़देव प्रबंध के अनुसार क्या है, तो रास्ता मांगा था, उसके लिए मना कर दिया, इसलिए युद्ध हुआ था। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण किए दोस्तों। एक आक्रमण तो आपका सिवाना में किया था। तो सिवाना में जो आक्रमण हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिवाना पर आक्रमण आपका 2 जुलाई 1308 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को आपका सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ पर सेनापति कौन था, तो सातल देव था। सातल देव कौन था दोस्तों, कानड़देव का भतीजा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर उस समय सेनापति कौन था, सातल देव था, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सिवाना पर जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था तब वहाँ का सेनापति कौन था, तो सातल देव था, ठीक है। और देशद्रोही भावला पंवार ने किले के पानी में गोमांस मिलाकर अपवित्र कर दिया। तो यहाँ पर भावला पंवार जो था दोस्तों, इसने दगाबाजी की। किसने, भावला पंवार ने दोस्तों विद्रोह किया और ये इसने क्या किया, किले में पानी जो था उसमें गोमांस मिला दिया और उसको अपवित्र कर दिया। तो जब पीने का पानी नहीं रहेगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या हुआ फिर। अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नाहर खां तथा भोज मारे गए। तो अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नाहर खां और भोज मारे गए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सिवाना पर जब आक्रमण किया गया था तो नाहर खां और इसके अलावा आपके भोज मारे गए थे। ये बात आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेना नायक थे, एक तो आपका नाहर खां था, एक भोज था। ये कब मारे गए, तो 2 जुलाई 1308 को जो युद्ध हुआ था दोस्तों, सिवाना पर आक्रमण हुआ था, उसमें आपके नाहर खां और भोज मारे गए थे। सातल देव के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ, महिलाओं ने जोहर किया और यहाँ पर दगा किसने करी दोस्तों, भावला पंवार ने करी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, शासक सातल देव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा, वो दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सिवाना दुर्ग का नाम क्या किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो खेराबाद कर दिया गया, यानी सिवाना दुर्ग का नाम चेंज कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया। और दुर्ग किसको सौंप दिया दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नाहर खां भोज किस में मारे गए थे, सिवाना के युद्ध में मारे गए थे। तो कमालुद्दीन गुर्ग जो था इसको आपका किला सौंप दिया गया और सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी आपका कमालुद्दीन गुर्ग और खेराबाद एक ही जगह से संबंधित है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और सिवाना दुर्ग का नाम क्या किया, खेराबाद, कमालुद्दीन गुर्ग को ये सौंप दिया।
अब जालोर का देखिए दोस्तों, जालोर का अभियान आपका 1311 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिवाना पर आक्रमण 2 जुलाई 1308 को हुआ और आपका जालोर पर आक्रमण 1311 में हुआ। इन दोनों को मिक्स मत कर देना दोस्तों, सिवाना पर पहले हुआ था, जालोर पर बाद में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, 1308 को जालोर का कर देते हैं, 1311 को सिवाना का कर देते हैं, तो उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। कानड़देव के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। तो कानड़देव का एक सेनापति था दहिया बीका, इसने यहाँ पर विश्वासघात किया। तो दहिया बीका के द्वारा जालोर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1311 में, उसमें विश्वासघात किया गया कानड़देव के साथ। कानड़देव व उसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा युद्ध करते हुए मारे गए। तो यहाँ पर कानड़देव और वीरमदेव मारे गए, जबकि आपके सिवाना में सातलदेव मारा गया था। कानड़देव की रानी जेतलदे के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जोहर जो था वो जेतलदे के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, जलालाबाद कर दिया। तो ज से जालोर और ज से आपका क्या हो जाएगा, जलालाबाद हो जाएगा। जबकि सिवाना का नाम क्या किया था, खेराबाद किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिवाना का नाम क्या किया, खेराबाद किया, और आपके जालोर का नाम क्या किया, जलालाबाद किया। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि चित्तौड़ का नाम क्या किया था दोस्तों, चित्तौड़ का नाम आपका खिजराबाद किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने पूछे जाते हैं। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ में वीरमदेव सोनगरारी वात। तो वीरमदेव सोनगरारी वात किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। और हमीर रायण 2 है दोस्तों, एक तो आपकी भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है, भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है, और एक हमीर रायण जो है ये आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। हमीर रायण 2 है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। हमीर रायण एक तो आपकी भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है, एक आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो जालोर का युद्ध हुआ था वीरमदेव सोनगरा और आपके कानड़देव सोनगरा जिसमें मारे गए थे, तो उसका वर्णन किस में मिलता है, और ऑप्शन में आपको हमीर रायण मिले तो हमीर रायण लगा देना, ठीक है। और वीरमदेव सोनगरारी वात जो है ये भी आपकी पद्मनाभ ने लिखी है, और हमीर रायण जो है ये भी आपकी पद्मनाभ ने लिखी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक हमीर रायण जो है दोस्तों वो भांडव व्यास के द्वारा भी लिखी गई है, ठीक है, वो अलग है। आगे देखिए, कानड़देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया। तो मालदेव सोनगरा को यहाँ पर भार सौंपा गया किले का, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो मालदेव सोनगरा को फिर यहाँ पर किला सौंपा गया, ठीक है। जबकि सिवाना का किला किसे सौंपा था, वह आपका कमालुद्दीन गुर्गू को सौंपा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें दोस्तों, यहीं से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। प्राचीन साहित्य में सिरोही के कुछ नाम मिलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका अबुर्द प्रदेश मिलता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था, शिवपुरी था। तो शिवपुरी भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा शरणवाही भी आपको देखने को मिलता है, और इसके अलावा एक नाम और देखने को मिलेगा आपको, चंद्रावती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्बुद प्रदेश, शिवपुरी और शरणवाही जो है ये किसके नाम हो जाएंगे, सिरोही के नाम हो जाएंगे। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पर्टिकुलरली पूछा जाए तो शिवपुरी हो जाएगा, और नॉर्मली पूछा जाए सिरोही का पुराना नाम क्या था, तो शरणवाही हो जाएगा, ठीक है। शरणवाही जो है ये भी आपका सिरोही का पुराना नाम हो जाएगा, और शिवपुरी कर्नल टोड के अनुसार हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था। तो आबू के अंदर किनका शासन था दोस्तों, परमारों का शासन था। और परमारों का जो शासन था दोस्तों, उनके संस्थापक आपके कौन थे, धूमराज थे। तो धूमराज के द्वारा दोस्तों सिरोही में परमार वंश की स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसकी राजधानी क्या थी, चंद्रावती थी। तो धूमराज के द्वारा जब दोस्तों आपके परमार वंश की स्थापना आबू में की गई थी, तो इसने राजधानी किसको बनाया था, चंद्रावती को बनाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज हो जाएगा, और राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, चंद्रावती हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाद में यहाँ पर चौहान आएंगे, पहले परमार है, तो परमारों का संस्थापक धूमराज है, और चंद्रावती राजधानी थी। और फिर बाद में कौन आया दोस्तों, सहसमल आया। बाद में कौन आया, सहसमल। सहसमल ने क्या किया, सिरोही नगर की स्थापना की। तो सिरोही की स्थापना किसके द्वारा की गई, अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके द्वारा की गई, सहसमल के द्वारा की गई। जबकि धूमराज ने किसको राजधानी बनाया था, चंद्रावती को राजधानी बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स से सहसमल, स से सिरोही, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सहसमल के द्वारा आपकी सिरोही नगर की स्थापना की गई। अब आगे देखिए, लुम्बा चौहान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लुम्बा चौहान सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, या देवड़ा शाखा का आदि पुरुष अगर आपसे पूछा जाए, तो वो कौन हो जाएगा, लुम्बा चौहान हो जाएगा, ठीक है, लुम्बा चौहान हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नाम अभी हमने पढ़े हैं, वो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। धूमराज,
फिर हमने पढ़ा दोस्तों धूमराज ने चंद्रावती को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद हमने सहसमल पढ़ा, सहसमल ने सिरोही की स्थापना की। अब हम पढ़ रहे हैं लुम्बा चौहान। तो लुम्बा ने क्या किया, सिरोही की देवड़ा शाखा की स्थापना की और ये आपके देवड़ा शाखा का आदि पुरुष हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। तो इसने क्या किया, 1311 ईस्वी के आसपास 1311 ईस्वी के आसपास आबू व चंद्रावती जो थी दोस्तों, जिन पर परमारों का शासक था, इसने क्या किया, उनसे छीन लिया और देवड़ा शाखा की स्थापना की। तो परमारों का जो शासक था आबू और चंद्रावती पर, उनसे छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई, लुम्बा चौहान के द्वारा की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देवड़ा चौहानों के कुलदेव आपके सारणेश्वर महादेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सारणेश्वर महादेव जो है वो देवड़ा चौहानों के कुलदेव हो जाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों अखेराज देवड़ा, इन्हें उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1527 की खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था अखेराज ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था अखेराज ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पद्मनाभ जो था दोस्तों ये आपके अखेराज के दरबार में ही था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए सुल्तान देवड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1583 में दोस्तों आपका एक युद्ध हुआ था जो कि एग्जामिनर पूछता है, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध कब हुआ आपका, अक्टूबर 1583 को हुआ था। जबकि दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, दिवेर का युद्ध आपका 1582 में हुआ था। और आपका हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दिवेर के युद्ध के बाद एक साल बाद दत्तानी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1583 में, अक्टूबर 1583 में। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को यहाँ पर मार दिया था। तो महाराणा प्रताप का भाई था दोस्तों जगमाल, उसको यहाँ पर सुल्तान देवड़ा के द्वारा मार दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दत्तानी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका सुल्तान देवड़ा और अकबर के विरुद्ध हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुल्तान देवड़ा वीएस अकबर के मध्य हुआ था और इसने अकबर को धूल चटा दी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दत्तानी का युद्ध जो है ये अक्टूबर 1583 को हुआ था और यहाँ पर जगमाल मारा गया था। तो ये जगमाल मारा गया था, ये एग्जामिनर पूछता है दोस्तों जगमाल कौन से युद्ध में मारा गया था। तो बच्चे क्या करते हैं, हल्दीघाटी आंसर लगा देते हैं या दिवेर का युद्ध आंसर लगा देते हैं, जबकि आंसर क्या होगा, दत्तानी का युद्ध। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों शिव सिंह। शिव सिंह जो है ये भी आपका सिरोही का शासक था। 11 सितंबर 1823, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले राजस्थान की अंतिम रियासत अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, सिरोही हो जाएगी। और सिरोही का उस समय शासक कौन था, शिव सिंह था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शिव सिंह ने सबसे अंत में संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 11 सितंबर 1823 को। तो ये एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाती है, ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों बूंदी के चौहान हम देखने वाले हैं। बूंदी के चौहान भी आपके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है। कुंभाकालीन लेक में बूंदी का पुराना नाम क्या मिलता है दोस्तों, वृंदावती मिलता है। तो ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। वृंदावती जो है ये किसका नाम है, तो ये आपके बूंदी का नाम है। यानी बूंदी को प्राचीन काल में वृंदावती के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए देवी सिंह हाड़ा। देवी सिंह हाड़ा जो है दोस्तों बूंदी के मीणा शासक जैंता को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की। तो देवी सिंह हाड़ा के द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी जैता को पराजित कर। जैता कौन था, मीणा शासक था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बूंदी के मीणा शासक जैता मीणा को पराजित किया था आपके देवी सिंह हाड़ा ने और बूंदी राज्य की स्थापना की थी। तो स्थापना किसने की, ये बात आपको ध्यान रखना है, देवी सिंह हाड़ा। देवा भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देवी सिंह हाड़ा या देवा के द्वारा बूंदी की स्थापना की गई थी। आगे देखिए राव सुरजन हाड़ा। अकबर ने चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डाला था। उस समय सुरजन हाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि कर ली थी। तो सुरजन हाड़ा जो था दोस्तों बूंदी का जो शासक था, इसने क्या किया था, अकबर से संधि की थी 1569 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अकबर ने राव राजा की उपाधि दी थी। तो राव राजा की उपाधि अकबर के द्वारा सुरजन हाड़ा को प्रदान की गई और 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए बूंदी के किस नरेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो सुरजन हाड़ा ने, ठीक है। और अकबर के राव राजा की उपाधि किसको प्रदान की थी, सुरजन हाड़ा को प्रदान की थी। 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। सुरजन हाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की। तो ये चंद्रशेखर वही चंद्रशेखर है दोस्तों जिसके द्वारा हमीर हट्ट लिखी गई है। हमीर हट्ट लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखते हैं, चंद्रशेखर जो थे ये हट्टी थे, जिद्दी थे। तो हमीर हट्ट किसने लिखी है, चंद्रशेखर ने लिखी है। और चंद्रशेखर के द्वारा दोस्तों सुरजन चरित्र भी लिखी गई है। यहाँ से एक बात निकल के आती है, चंद्रशेखर जो था दोस्तों ये आपके सुरजन हाड़ा के दरबार में था। ये बात आपको ध्यान रखनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रशेखर जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे क्या करेंगे, हमीर आंसर करेंगे। लेकिन ये किसके दरबार में था दोस्तों, ये सुरजन हाड़ा के दरबार में था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सुरजन चरित्र और हमीर हट्ट किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए राव रत्न सिंह हाड़ा। तो राव रत्न सिंह हाड़ा जो है दोस्तों जहांगीर ने 5000 का मनसब इनको प्रदान किया।
इसके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सर बुलंद राय की उपाधि जहांगीर के द्वारा किसे प्रदान की गई थी? तो ये आपके राव रत्न सिंह हाड़ा को प्रदान की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रामराज की उपाधि भी इनको दी गई, यानी रामराज के नाम से इन्हें जाना जाता था। और जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। और सुरजन हाड़ा को दोस्तों अकबर के द्वारा 5000 का मनसब दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनको उपाधि कौन सी दी थी? राव राजा की उपाधि दी थी। जबकि यहाँ पर उपाधि कौन सी हो जाएगी आपकी? जहांगीर के द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि हो जाएगी। अब आगे देखिए, राव शत्रुसाल छत्रसाल, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। केशोराय पाटन बूंदी में केशोराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। शत्रुसाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो राव छत्रसाल के द्वारा दोस्तों आपके केशोराय मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि बूंदी में स्थित है। और साथ ही साथ बूंदी किले में एक रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो रंग महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये भी आपके छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। इसको कैसे याद रखते हैं दोस्तों हम? छत्र रंग, छत्र रंग, छत्र रंग, इस तरीके से याद रखना है। और अभी एक आपकी आएगी चित्रशाला, उसका निर्माण उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो केशोराय मंदिर और आपके दोस्तों रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुरा गांव बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव देवा ने करवाया। 84 खंभों की जो छतरी थी दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये राव देवा के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किसके काल में करवाया गया? तो अनिरुद्ध हाड़ा के काल में करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो 84 खंभों की छतरी आपकी देवपुरा गांव बूंदी में हो जाएगी। राव देवा ने इसका निर्माण करवाया और अनिरुद्ध हाड़ा के काल में करवाया था। और इनकी पत्नी थी दोस्तों, अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी थी नाथावती ने। तो 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी राणा नाथावती जो है दोस्तों, इन्होंने आपके रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, किसके काल में करवाया? बुद्ध सिंह के काल में करवाया। और राव देवा ने किसके काल में आपकी 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा के काल में। जबकि रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने बुद्ध सिंह के काल में करवाया था, जो कि आपका अनिरुद्ध हाड़ा का पुत्र हो जाएगा। इनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा भी था एक। तो जोध सिंह हाड़ा जो था दोस्तों, ये जय सागर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज से ये आपका जोध सिंह हाड़ा हो जाएगा और ज से ये आपका जय सागर तालाब हो जाएगा। इसमें ये आपके गणगौर के त्यौहार पर डूबकर मर गए थे दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ठीक है, ये कहावत प्रचलित है आपकी, तो ये ध्यान रखना है। तो जोध सिंह ध्यान रखना है, जय सागर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जय सागर तालाब आपका बूंदी में हो जाएगा। इसमें गणगौर के अवसर पर रानियों के साथ और गणगौर की प्रतिमा के साथ जोध सिंह हाड़ा जो थे वो डूब गए थे। तो हाड़ो ले डूबियो गणगौर, ये कहावत प्रचलित है। अब आगे देखिए, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह किसका पुत्र हो जाएगा? ये आपका अनिरुद्ध सिंह का पुत्र हो जाएगा। और इस बुद्ध सिंह के काल में दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेह तरंग ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेह तरंग ग्रंथ की रचना जो है दोस्तों, ये बुद्ध सिंह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? बुद्ध सिंह के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे फर्रुखाबाद नाम जो है दोस्तों, वो किसके द्वारा रखा गया था? फर्रुखसियर के द्वारा बूंदी का रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिवाना का मैंने आपको बताया खैराबाद, जालौर का जलालाबाद, इधर से आपका मैंने बताया चित्तौड़ का खिजराबाद, और बूंदी का आपको याद रखना है फर्रुखाबाद। ठीक है, क्योंकि ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्रुखसियर ने राव बुद्ध सिंह के काल में बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया। बुद्ध सिंह की कछवा रानी अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में राखी बंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। तो दोस्तों बुद्ध सिंह की कछवा रानी थी अमर कुंवरी। तो अमर कुंवरी का पुत्र था उमेश सिंह। तो उमेश सिंह को राजा बनाने के लिए इन्होंने अपने भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी राखी बंद भाई था, सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। और सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को शासक बना दिया था। यानी कि यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था दोस्तों, 2 भाइयों के मध्य में। एक तो अमर कुंवरी का बेटा था उमेश सिंह और एक था आपका दलेल सिंह। तो सवाई जयसिंह ने तो दलेल सिंह को राजा बनाया और यहाँ पर मल्हार होलकर को किसने बुलाया था दोस्तों? तो ये आपकी बुद्ध सिंह की रानी थी अमर कुंवरी ने बुलाया था उमेश सिंह के पक्ष में। तो यहाँ पर एग्जामिनर एक सवाल पूछता है दोस्तों, ये देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 को मराठाओं का प्रवेश बूंदी से हुआ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश किस राज्य में हुआ? तो ये बूंदी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनर पूछता है 18 अप्रैल 1734 को। आगे देखिए, उमेश सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था।
तो एग्जामिनर पूछता है हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था, तो ये उमेश सिंह के पास था। और तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो ये आपके उमेश सिंह ने करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण किसने करवाया था, तो ये बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1354 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तारागढ़ किले का निर्माण बर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। और हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था, उमेश सिंह के पास था। और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, उमेश ने करवाया। इसको ऐसे याद रखिए, उमेश चित्र। और मैंने आपको बताया एक छत्र रंग, तो रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया, चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह ने करवाया। और हुंजा नामक घोड़ा उमेश सिंह के पास था। 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया हुई थी दोस्तों, उस समय बूंदी का शासक कौन था, विष्णु सिंह था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, विष्णु सिंह था। और जयपुर का कौन था दोस्तों, जयपुर का पूछा जाता है। जयपुर का आपका कौन हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा। जयपुर का कौन हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा, जिन्होंने 15 अप्रैल 1818 को संधि की थी। तो जगत सिंह द्वितीय को बदनाम राजा के नाम से जाना जाता है। ये जयपुर का शासक था उस समय। आगे देखिए, बहादुर सिंह जो है दोस्तों, ये बूंदी के अंतिम शासक थे एकीकरण के समय। एकीकरण के समय दोस्तों जो आपका दूसरा चरण था उसमें बूंदी को शामिल किया गया था, आपको पता होगा। तो वहाँ पर बहादुर सिंह जो था वो था आपका शामिल था एकीकरण में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहादुर सिंह जो है ये बूंदी का अंतिम शासक था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कोटा के चौहान। कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। कोटा का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नंद ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नंद ग्राम हो जाएगा। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ हाड़ाओं का शासन था। 1631 में शाहजहाँ ने बूंदी नरेश रत्न सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा दे दिया। तो कोटा का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, माधो सिंह हो जाएगा। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। माधो सिंह जो है ये कहाँ का शासक है, तो कोटा का शासक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोटा की स्थापना किसके द्वारा की गई, माधो सिंह के द्वारा की गई। तो शाहजहाँ ने बूंदी नरेश रत्न सिंह के पुत्र को माधो सिंह को कोटा दे दिया था 1631 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, एक युद्ध हुआ था दोस्तों, मांगरोल का युद्ध 1821 में। और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 1821 में जो मांगरोल का युद्ध हुआ था वो कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय और उसके साथ साथ झाला झालिम सिंह, कोटा के फौजदार प्रशासक के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर 12 के पास मांगरोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने झालिम सिंह का साथ दिया था। तो कर्नल टोड ने और अंग्रेजों ने झालिम सिंह का साथ दिया था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर पूछता है। कर्नल टोड के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा किसका साथ दिया गया था, झालिम सिंह का साथ दिया गया था। और एक तरफ आपका किशोरी सिंह द्वितीय हो जाएगा और एक तरफ झाला झालिम सिंह हो जाएगा। मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ था, ठीक है। झालिम सिंह युद्ध जीतने के बाद कोटा प्रशासन का सर्वेसर्वा बन गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1838 में झाला मदन सिंह झालिम सिंह का पोता था को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। तो एग्जामिनर पूछता है झालावाड़ की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो झालावाड़ की स्थापना जो है दोस्तों वो आपकी 1838 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि आपकी जयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जयपुर की स्थापना आपकी 1727 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हो, 1727 फिर उसके 11 साल बाद, लेकिन 1800 में 1838, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे नवीन रियासत अगर आपसे पूछी जाए, सबसे नवीन या सबसे अंतिम रियासत, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, झालावाड़ हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो झाला मदन सिंह के समय आपकी झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1838 में, जयपुर की आपकी 1727 में हुई थी, और सबसे नवीन और अंतिम रियासत आपकी कौन सी हो जाएगी, झालावाड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने नाडोल का चौहान, जालोर का चौहान और आपका सिरोही, कोटा, बूंदी का चौहान कंप्लीट कर लिया है। अब आपका रणथंभौर का चौहान बचा है, तो वो आपका 20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सकता है तो शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।